नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है एकेएस क्लासेस में। आई होप, आशा करता हूं मैं कि अभी तक का हमारा दौर एक बेहतरीन तरीके से चला है ना। योजनात्मक ढंग से हमने उसका अनुसरण किया। तत्पश्चात मैं यह निष्कर्ष निकालने में समर्थ हूं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आज फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझ पर भरोसा रखें। यदि आपने मुझ पर भरोसा रखा तो यकीन मानिए फिर प्राचीन भारत के लिए आपको कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होगी। इस हेतु आपका भी एक परम दायित्व बनता है कि आप भी जो मैं पढ़ाता हूं उनका अनुसरण अवश्य करें। जो चीजें मैं मित्रों बताता हूं वो अत्यंत सारगर्भित एवं निष्कर्ष रूप में लिखी जाती है। इसलिए अनुरोध ये है कि उन सारे तथ्यों का, उन सारे निष्कर्षों का आप आत्मसात करना मत भूलें। आप उन्हें अवश्य आत्मसात करें, क्योंकि ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। ये मेरा वचन है आपसे। तो इस क्रम में मुझे खुशी है कि आज मैं मौर्य काल का एक कुशलता पूर्वक समापन करने वाला हूं। यह पाठ कम समय का होगा किंतु थोड़ा महत्वपूर्ण है और यह समापन यहीं से होगा मौर्य काल का। इसके पश्चात हम आगे की बात करेंगे, किंतु आज हम बहुत ही शांतमय वातावरण के साथ और आत्म सुखाय की नीति का अनुपालन करते हुए, अर्थात स्वयं के सुख के लिए इस नीति का पालन, तुलसीदास जी का यह वाक्य है, इस नीति का अनुसरण करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं परवर्ती मौर्य शासक पे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, जिसका नाम सिंहसेन था, एवं सम्राट अशोक के बाद जितने भी शासक होते हैं मित्रों, उन्हें परिवर्ती शासक के अंतर्गत रखा गया, अर्थात परवर्ती मौर्य शासक। इनके बाद, अशोक के बाद जो भी आए उन्हें परवर्ती मौर्य शासक कहा गया। एवं बाद में जो मगध पर वंश आते हैं वो कहलाते हैं मौर्योत्तर काल के वंश। ठीक है, उनका टाइम पीरियड मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड था वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। 263 में जब सम्राट अशोक की मृत्यु होती है, उसके बाद 263 से 184 वर्ष तक जितने भी राजाओं ने, जितने सम्राटों ने शासन किया, उनको परवर्ती मौर्य के शासन के अंतर्गत, ये परवर्ती मौर्य के शासक के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, देखिए परवर्ती मौर्य शासक के अंतर्गत बहुत सारे शासक आए। ठीक है, पुराणों में इनके जो स्रोत हैं कि कौन कौन से परवर्ती मौर्य शासक हुए, तो वो पुराण बताते हैं, है ना। कल्हड़ की राज तरंगनी है और कुछ लेखक भी हैं, ये बताते हैं कि कौन कौन से शासक हुए। विभिन्न विद्वानों, पुराणों को देखा जाए, साहित्यों को देखा जाए, तो अत्यंत मतभेद प्रकट होता है कि कौन सा शासक था, कौन सा नहीं था। इसलिए निष्कर्षतः मैं एक ही शासक का नाम लूंगा, वो जो बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त मित्रों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का मगध महाजनपद के अंतर्गत सबसे अंतिम शासक था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति ने की, जिसका नाम था मित्रों पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। फिर बाद में शुंग वंश की स्थापना होती है, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो इतना जान लीजिए बृहदत्त था। अब स्रोत जान लीजिए कि तिब्बत कौन कौन से परवर्ती शासक हुए। जैसे तारानाथ जी, ये जो है ये तिब्बती लेखक थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि 3 मौर्य शासक का नाम इन्होंने उल्लेख किया
तीन मौर्य शासकों का नाम। वो कौन थे? एक कुणाल था, दूसरा विगतशोक तथा वीरसेन। इन तीन नामों का उल्लेख तिब्बती लेखक तारानाथ करते हैं। किंतु कल्हड़ की राज तरंगिणी में एक नाम आया है जालौक। जालौक जो था ये कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, राजधानी के उल्लेख है कि अशोक के मृत्यु के बाद जालौक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, ये जालौक शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्मानुयायी था। ठीक है, और जान लीजिए कि और कौन कौन से स्रोत हैं जो परवर्ती मौर्य शासक का नाम प्रकट करते हैं, उल्लेख करते हैं। वो है पुराण, बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान एवं जैन ग्रंथों में सभी में अलग अलग प्रकार के विभिन्न नाम आते हैं परवर्ती मौर्य शासक में, जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। केवल बृहद्रथ जान लीजिए जो अंतिम था। जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, परवर्ती मौर्य शासक कुणाल, दशरथ अशोक का पौत्र था, जिसने बिहार की नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, संप्रति, जालौक, देववर्धन, अंतिम बृहद्रथ। तो ये नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अशोक का नाम याद रखिएगा और बृहद्रथ का, जलौक का, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। बहुत महत्वपूर्ण। सब कुछ अध्ययन करने के बाद ये भी तो पता होना चाहिए कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि मौर्य साम्राज्य पतोन्मुखी हो गया। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक की जैसे मृत्यु होती है तो मौर्य साम्राज्य का स्वतः ही पतन की ओर उन्मुख हो जाना प्रदर्शित होता है। कहने का तात्पर्य, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो भी राजा बने, जो भी सम्राट बने, वो ना तो इतने मजबूत थे, ना तो उनकी विचारधाराएं मजबूत थी, ना तो उनकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति जो थी वो भी नहीं कुशल थी। ठीक है, उनकी दुर्बल सैन्य संचालन क्षमता थी, उनकी दुर्बल राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, दुर्बल आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां थी। सब कुछ को यदि देखा जाए तो यही कारण बनते हैं साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया के, साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया के। क्लियर है? अब स्टेटमेंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी का एक स्टेटमेंट है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है वो एकमात्र ब्राह्मण है। कारण ये बताया इन्होंने, शास्त्री जी ने, कि अशोक जो था, अशोक की जो नीतियां थी वो ब्राह्मण विरोधी थी। ये कहते हैं हरिप्रसाद शास्त्री जी, ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी। इनका मत है कि सम्राट अशोक ने यज्ञों में प्रतिबंध लगा दिया, है ना, धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, और जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सभी को एक समान, एक दृष्टिकोण से, एक नजर से देखने लगा। ठीक है, ब्राह्मणों में असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं मौर्य साम्राज्य के, अर्थात ब्राह्मण जो विद्रोह कर बैठा वही पतन का कारण बना। ये कहते हैं पंडित हरिप्रसाद शास्त्री। दूसरे आते हैं डॉक्टर राय चौधरी एवं नीलकंठ शास्त्री। इन दोनों ने पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के मतों का पूर्णतया खंडन कर दिया, उनके मतों को बहिष्कार कर दिया। इनके मतों का, इनको पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के मतों को मानने से इनकार कर दिया। कारण यह था कि डॉक्टर राय चौधरी और नीलकंठ शास्त्री का मत है कि अशोक ब्राह्मण वर्ग का विरोधी नहीं था। इनका मत है कि जो अशोक था उसकी जो नैतिक शिक्षाएं थी, नैतिक नीतियां थी, वो ब्राह्मण धर्म की विरोधी नहीं थी। ठीक है, दूसरी इसी बात में जो उसकी नीतियां थी वो धार्मिक नीतियां जो थी उसकी, वो सहिष्णुता पर आधारित थी। ठीक है, सहिष्णुता पूर्ण नीतियां थी। ये इन दोनों का मत है। इनका मत ये भी है कि आपकी बात, अर्थात हरिप्रसाद शास्त्री की बात खंडन इसलिए करते हैं हम, क्योंकि यदि मौर्य साम्राज्य ब्राह्मण विरोधी होता तो आने वाले समय में जब मौर्य दरबार में या कहीं मौर्य राज्य में, मौर्य वंश में एक ब्राह्मण पुष्यमित्र सेनापति कैसे बन सकता था यदि ब्राह्मण विरोधी होता? वो कब बना था? यही पुष्यमित्र से जो ब्राह्मण है बृहद्रथ के समय बनता है सेनापति। तो इनका यही मत है कि यदि ब्राह्मण विरोधी था मौर्य वंश, तो फिर से एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग
सेनापति कैसे बन गया? तो इन्होंने पूर्णतया से खंडन कर दिया हरिप्रसाद शास्त्री जी के मत का। डीडी कोशाम्बी आते हैं। डीडी कोशाम्बी का स्टेटमेंट है वित्तीय संकट, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण वित्तीय संकट या कहें राजकोषीय रिक्तता। ठीक है, राजकोष का रिक्त हो जाना मौर्य वंश का पतन का कारण बना। कैसे हुआ? इन्हीं के मत के अनुसार जैसे सम्राट अशोक ही था, उसके बाद तो धन की कमी ही थी, उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को या कहें बौद्ध संघ को बहुत ज्यादा दान किया। उसने औषधालय, चिकित्सालय, रास्तों का निर्माण करवाया। ठीक है, कुएं, पेड़ लगवाए। इनमें जो खर्चा हुआ वो राज्य का खर्चा हुआ, राजकोष से गया धन। ठीक है, आय के साधन बंद थे। ठीक है, कहीं कहीं तो उसने टैक्स कर में भी छूट दे दी। जैसे नेपाल की यात्रा के दौरान उसने धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया, एवं भाग जो था ये भी एक कर था, भाग को 1/6 से 1/4 कर दिया। तो यहां भी कमी हुई, आय में कमी होती गई, राजकोषीय पूरा धन संपत्ति खर्च होती गई, है ना। अब दूसरी चीज, उसने अशोक ने इतने स्तूपों का निर्माण करवाया, इतने अभिलेखों का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया, सभी में खर्च अपार धन खर्च हुआ। तो ये सब कारण बनते हैं। वित्तीय संकट के कारण ही कोशाम्बी जी के अनुसार मौर्य साम्राज्य का पतन संभव हुआ। फिर आती है डॉक्टर रोमिला थापर, ये लेखिका हैं। इनके मत के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अभाव होना ही मौर्य वंश के पतन का कारण था। अच्छा, आप भी जानते हैं कि जब सिकंदर का ईरानी या कहे हखामनी या कहे पारसी वंश का आक्रमण हुआ था, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो जो पश्चिमोत्तर भारत के प्रांत थे वहां क्या स्थिति थी कि वहां के छोटे छोटे राज्य आपस में ही संघर्षरत थे, भिड़ा करते थे, उनमें एकता का अभाव था। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उनको छोटे छोटे राज्यों को जीत कर वहां पर अधिकार कर उन्हें एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। वहां पर एकता स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य सफलता पाई। किंतु आने वाले समय में क्या हुआ कि जो अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी होते हैं मौर्य वंश में, वो तो अयोग्य थे, कुछ निर्बल थे, ठीक है, दुर्बल थे। वो राजनीतिक एकता को स्थिर रख पाने में नाकाम हो जाते हैं। परिस्थिति क्या हो गई? वो राजनीतिक एकता जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी वो विघटित हो गई, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया। ठीक है, इस कारण रोमिला थापर जी के अनुसार यही एकता का अभाव ही मौर्य वंश के पतन का कारण बना। फिर है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। जितने भी राजा होते हैं अशोक के बाद वो सब अयोग्य और दुर्बल थे। आप यही से मान लगा लीजिए, इतने सारे शासक हुए लेकिन कितने साल का शासन चला, लगा लीजिए, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वो अयोग्य होते हैं। अब उनकी इस अयोग्यता का फायदा उठा लिया छोटे छोटे प्रांतों ने। अब इतना विशाल साम्राज्य था, दूर दूर तक प्रांत फैले थे, तो इन उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के चलते इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए अनेक प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब स्वतंत्र घोषित कर दिया, अब जो कर आ रहा था, राज्य के राजस्व के स्रोत थे वो बंद हो गए। ठीक है, इस प्रकार पुत्र जालौक ने भी अशोक के मृत्यु के बाद स्वयं जालौक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, उन्हीं के वंश का। तो ये सभी कारण बनते हैं केंद्रीय शासन की दुर्बलता के अंतर्गत और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के अंतर्गत। अशोक की अहिंसात्मक नीति, इस पर गौर करिएगा। जब आप भी जानते हैं कि जब कलिंग युद्ध करता है सम्राट अशोक, तो वहां अपार जनहानि को देखते हुए उसका हृदय पश्चाताप से भर जाता है और उसने दया के धर्म अर्थात बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी समय से उसने भेरा घोष या कहें दिग्विजय या कहें युद्ध विजय, इसकी जगह उसने धम्म विजय पर बल देना प्रारंभ कर दिया। उसने हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़ दी, युद्ध की नीति छोड़ दी, है ना, अहिंसा के मार्ग पर चढ़ने लगा। तो यह भी एक कारण बनता है मौर्य साम्राज्य के पतन के अंतर्गत। क्योंकि देखिए, अब वो सम्राट अशोक लोकहित कार्य में लग गया। ठीक है, अपने नैतिक मतों के प्रचार प्रसार में लग गया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया,
है ना, स्तंभ, स्तूप, शिलालेख इनके निर्माण में लग गया। इससे क्या हुआ, राज्य में असंतोष होने लगा। असंतोष कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी आक्रमण के लिए सुनहरा अवसर प्रदान होने लगा। कैसे, जब सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति छोड़ दी, है ना, मारकाट छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, तो वहां से क्या हुआ कि बाहरी जो राज्य थे वो मगध की ओर टकटकी लगा के देख रहे थे कि कब अशोक जाए, क्योंकि वो अब युद्ध तो बंद हो गए, राज्य के आय के साधन भी बंद होने लगे थे धीरे धीरे। जो भी राजकोष था, जो भी धन था, वो अशोक के निर्माण कार्य में चला गया, अशोक के प्रचार प्रसार में चला गया, स्तूप में निर्माण में चला गया। तो वो टकटकी लगा के देख रहे थे कि जब कब जाएगा सम्राट अशोक के जाने के उपरांत हम हमला करेंगे। ये सारी चीजें बनती हैं अहिंसात्मक नीति के चलते। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे दरबारी गुटबंदी। दरबारी गुटबंदी मित्रों, सम्राट अशोक के बाद जो भी दरबारी या कहें मंत्री थे, उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लाभ के लिए आपस में ही गुटबंदी प्रारंभ कर दिए। ठीक है, हालांकि ये तो मौर्य परिवार में भी होने लगा था, किंतु सबसे बड़ा कारण मंत्री एवं जो दरबारी थे, इन्होंने आपस में व्यक्तिगत लाभ के लिए गुटबंदी कर दी, जिससे साम्राज्य गुटबंदी के दौर से गुजरने लगा। और आप भी जानते हैं, जहां पर गुटबंदी होती है वहां पर सफलता और किसी भी चीज का चरम उत्कर्ष नहीं माना जा सकता। ठीक है, जब गुटबंदी प्रारंभ होती है तो वहां से केवल पतन ही माना जा सकता है। यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर है निर्बल गुप्तचर विभाग। निर्बल गुप्तचर विभाग का मतलब ये है कि आप भी जानते हैं, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, उधर पूर्व पश्चिमोत्तर भारत से लेकर इधर स्वयं बिहार तक, दक्षिण राज्य तक, इतने साम्राज्य, विशाल साम्राज्य होने के साथ साथ गुप्तचर का मजबूत होना भी आवश्यक था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के समय ये स्थिति बहुत शानदार थी, अर्थात गुप्तचर विभाग जो था व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। किंतु सम्राट अशोक के समय जो गुप्तचर विभाग था, जब उसने अहिंसात्मक नीति अपना ली, तो जो गुप्तचर विभाग था मित्रों, वो उपेक्षित सा होने लगा, अर्थात गुप्तचर विभाग की उपेक्षा जैसी होने लगी थी। तो आप भी जानते हैं, जब उपेक्षा होने लगेगी तो इतने विशाल साम्राज्य में सुदूरवर्ती राज्यों की जो सूचनाएं थी वो कैसे मिलेगी, और यदि मिलती भी तो अशोक सम्राट जो थे वो हिंसा की नीति छोड़ चुके थे, तो कोई फायदा भी नहीं था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ये गुप्तचर विभाग की उपेक्षा हो रही थी, जिससे गुप्तचर विभाग निर्बल होता गया और सैन्य विभाग भी निर्बल होता गया, ये भी एक मूल कारण बनते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। अगला है विदेशी आक्रमण। देखिए, जैसे ही सम्राट अशोक की मृत्यु होती है, आने वाले समय में कालांतर में जो भी मौर्य सम्राट हुए वो तो अयोग्य थे और कुछ कुशल नीति का अनुपालन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दुर्बल थे, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, मैंने बताया, राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, सब विफल होती जा रही थी। तो इसका फायदा फिर से यूनानी उठाते हैं, यूनानी आक्रमण करते हैं, यूनानी लोग फिर से आक्रमण करते हैं, और कई जैसे फिर से उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर ही हमला किया, तो वहां पर भी कई राज्यों को उन्होंने मौर्य साम्राज्य के से अलग कर दिया और खुद की सत्ता स्थापित कर ली। कौन? यूनानी आक्रमण। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से आक्रमण हुए, ये मौर्योत्तर काल की बात चलेगी फिर। अच्छा, यूनानी आक्रमण हुए ऐसा उल्लेख कहाँ मिला? ठीक है, तो यूनानी लेखक एक है पोलीबिथस। पोलीबिथस ने भी इन विदेशी आक्रमणों का परवर्ती मौर्य शासक के समय वर्णन करता है, एवं इस युद्ध का या कहें इस विदेशी आक्रमण का जो पुनः आक्रमण होता है, यूनानी आक्रमण, ये गार्गी संहिता में भी उल्लेखित है। ठीक है, एक और आते हैं लेखक आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के अनुसार ये कहा गया कि जो अशोक के धार्मिक उत्साह के कारण, जो अशोक का कलिंग युद्ध के बाद धर्म के प्रति ऐसा उत्साह बढ़ा, ऐसी उसकी उत्साह की पराकाष्ठा हो गई कि उसके इस उत्साह की पराकाष्ठा के चलते सेना के अनुशासन को बड़ी चोट लगी। जब वो धार्मिक मार्ग पर अग्रसित हो गया तो सेना पर जो अनुशासन का नियम बना बैठा था, वो अनुशासनात्मक नीति जो थी वो सेना पर चोट करने लगी, क्योंकि अब सेना अनुशासन से रहे ये संभव नहीं हो पा रहा था।
तो सेना के अनुशासन विहीन होने पर यह भी एक कारण बनता है मौर्य साम्राज्य के विघटन के, जिसका लाभ उठाया था पुष्यमित्र शुंग ने। अत्याचारी शासक कहने का तात्पर्य यह है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक तो अत्याचारी नहीं थे, किंतु आने वाले समय में जितने भी सम्राट हुए उनमें से कुछ ही सही थे, बाकी जितने भी थे मैं फिर से बता रहा हूं, अयोग्य, निर्बल, दुर्बल और अत्याचारी थे। टैक्स, कर बढ़ा रहे थे, क्योंकि अत्यधिक कर भी बढ़ा दिए, क्योंकि अनेक प्रांत स्वतंत्र घोषित हो गए, आय के साधन कम हो गए, तो जो इनके हाथ में था जो क्षेत्र, उसी क्षेत्र से एक की जगह दुगना वसूलने लगे कर। तो ये भी एक कारण बनता है, ये अत्याचार था। ये ये जो सभी तथ्य मैंने बताए हैं, इनका जो सार निकलता है यह है कि ये सभी कारण मूल रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बनते हैं। इस प्रकार हमारा मौर्य साम्राज्य, परवर्ती मौर्य शासक या कहीं परवर्ती मौर्य काल भी समाप्त हो गया। अब हम अगले पार्ट से मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत दो मतलब हम बराबर अध्ययन करेंगे। एक तरफ विदेशी शासकों का शासन होता है, एक तरफ भारतीय शासकों का शासन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विदेशी और भारतीय शासक, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो विदेशी और भारतीय शासक लगभग समकालीन राज्य करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, है ना, ये विदेशी हो गए, जबकि शुंग, कर्ण, सातवाहन वंश ये होते हैं भारतीय शासक। तो ये लगभग समकालीन थे, इनकी चर्चा मौर्योत्तर काल के अंतर्गत अगले पार्ट पर की जाएगी। यहां तक कोई भी आपको दिक्कत हुई हो, आप कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी करें, उसका मैं अनुसरण करूंगा। उसके पश्चात मैं उसमें बिल्कुल सुधार करूंगा और आपके द्वारा पूछी गई या मांगी गई जानकारी मैं उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयत्न भी करूंगा। इसके लिए मैं तत्पर हूं। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले पार्ट में मौर्योत्तर काल के साथ।